और अली जामीन खां और मुस्लिम मियाँ की अदावत बस दो खालाजाद भाइयों की अदावत नहीं है। ये तो मुझे मुल्कों की अदावत की तरह दिखाई देती है, जिसमें कभी एक का पलड़ा झुकता दिखाई देता है तो कभी दूसरे का, और जिसमें न कोई हारता है न कोई जीतता है, बस बाकी रह जाता है नफ़रत का एक सिलसिला। मैं शुक्रगुजार हूँ उस नीम के पेड़ का जिसने मुल्क को टुकड़े होते हुए भी देखा और आज़ादी के सपनों को टूटते हुए भी देखा। उसका दर्द बस इतना है कि वह इन सब के बीच मोहब्बत और सुकून की तलाश करता फिर रहा है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि राही मासूम रज़ा हिंदी उर्दू में लिखने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी, खास करके पटकथा और संवाद में उनका नाम रहा है। भारत की जो प्रसिद्ध हिंदी फिल्में हैं उनमें उन्होंने ज़्यादातर करके संवाद उन्होंने लिखा है। तो गोलमाल आप देखे होंगे, फिर जो है मैं आवारा हूँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी तेरे आंगन की जो पिक्चर है उसमें उन्होंने एक वेश्या के माध्यम से, हमारे यहाँ वेश्याओं की बड़ी ख़राब स्थिति है, उनको कोई सामाजिक दर्जा नहीं है, उनका ये कि ये समाज से बहिष्कृत हैं। लेकिन आप अगर पर्दे पर देखें तो पर्दे पर जब वो अपने डायलॉग बोलती है तो सारे दर्शकों का सिर नीचा हो जाता है, क्योंकि वैसी स्थिति में करने वाला कौन है? यही समाज है। मिली आपने पिक्चर देखी होगी, बहुत ही दर्द वाली पिक्चर है। और कोतवाल साहब, आलाप और जीवन धारा। अगर आपने जीवन धारा फिल्म देखी होगी तो उसमें राही मासूम रज़ा, हालांकि हिंदी फिल्मों में लेखकों को बहुत सारी छूट छाट नहीं होती है, निर्देशकों का बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है। निर्देशक उसमें बार बार आ जाते हैं और अपना मशवरा देने लगते हैं। लेकिन राही मासूम रज़ा को जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ वो बैकफुट पर आ ही जाते हैं और फिर वो कुछ अपनी चीज़ें लिखते हैं। राही मासूम रज़ा ने इस पिक्चर में एक जगह बताया है कि एक पिता है और उसके 4 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं। बड़ी जो उनकी लड़की है वो रेखा है, जो फिल्म की नायिका है, नौकरी करती है एक जगह पढ़ लिख करके, और बाप जो है वो सन्यासी बन जाता है। घर में छोटी बहन है जो विधवा है, माँ है, छोटा भाई है, और उसका जो बाप है वो सन्यासी बनकर चला जाता है अपने कर्तव्यों को छोड़ करके। और एक दिन नायिका को पता चलता है कि कुछ हमारे घर में उत्सवी माहौल जैसा दिख रहा है, तो पूछती है तो पता चलता है कि आज मेरे पिताजी घर का हाल चाल लेने आने वाले हैं। और माँ है मालपुए बना रही है और थाली सजा के और ले जा रही है उनके पास। तो नायिका जो है थाली छीन लेती है और कहती है कि ये थाली, ये भोजन निठल्लों के लिए नहीं है। यानी राही मासूम रज़ा आज के तथाकथित साधु सन्यासियों, जिनकी संख्या आज हमारे देश में बहुत बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे लोगों को राही मासूम रज़ा बहुत पहले अपनी फिल्मों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपना कर्तव्य छोड़ करके और इस लाइन पर आ जाते हैं, इस दिशा में आ जाते हैं, देश के लिए कुछ वो करते नहीं हैं, तो उनका हमारे ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है। अब जो है हम उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना चाहते हैं। राही मासूम रज़ा
जो हैं वो उन्होंने अपने राइटिंग के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया है कि उनका जो लेखन है हिंदी और उर्दू दोनों में, एक तो उनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हो चुका है, द फ्यूडिंग फैमिली ऑफ गंगोली। उस उपन्यास में उन्होंने भारत की मिली-जुली संस्कृति, मिला जुला कल्चर और ख़ास करके हमारे देश में जो जमींदारी प्रथा थी आज़ादी के पहले, किस तरह से जमींदार लोग सामान्य जनता को पीसते थे, परेशान करते थे, कर वसूली करते थे और अपने मौज मस्ती में रहते थे, और उनके मातहत जो लोग थे वो परेशान थे। उस उपन्यास में उन्होंने आज़ादी की पूरी लड़ाई, और उस आज़ादी की पूरी लड़ाई में एक पाकिस्तान जो भारत देश का एक टुकड़ा है, पाकिस्तान बनने की पूरी प्रक्रिया को दिखाते हैं। खास करके मुसलमानों की जो सोच है आज़ादी के पहले वाली सोच, जिसमें जो बड़े ज़मींदार हैं, बड़े ज़मींदार, जब ज़मींदारों को ये पता नहीं था कि आज़ादी के बाद हमें हमारी ज़मींदारी छिन जाएगी, इसीलिए जब हमारे देश में सरकारी तौर पर मुसलमानों को हक दिया गया कि वो पाकिस्तान के संबंध में अपनी राय दें कि पाकिस्तान बनेगा कि नहीं बनेगा, उस समय वोट देने का अधिकार, राय जानने का अधिकार केवल 8% लोगों को ही दिया गया था। सामान्य मुस्लिम परिवारों से ये नहीं पूछा गया था कि पाकिस्तान बने कि न बने, और वो जमींदार लोग जो कि वोटर थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनने की राय दी और पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनने के बाद देश भी आज़ाद हो गया, और देश आज़ाद होने के बाद ज़मींदारी छीन ली गई, तब जो ज़मींदार मुसलमानों की स्थिति में जो टूटन आई, जो वो विवल हुए, विचलित हुए, गरीबी उनके घर में घुस गई, तब उनकी बातें बिल्कुल बदल गईं। आधा गांव के माध्यम से राही मासूम रजा ने बहुत सारी स्थितियों का वर्णन किया है। खास करके उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया है कि भारत विभाजन किन स्थितियों में हुआ और क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्या थी, एक नए देश की क्या ज़रूरत थी, हमारा देश क्या मुसलमानों के लिए कोई खतरा था। वो कहते हैं, एक जगह उन्होंने किया है कि आधा गांव के संबंध में ही उन्होंने कहा है कि यह आधा गांव मैंने अपने पूरे दोस्त कुंवरपाल सिंह को भेंट किया। फिर मैंने टोपी शुक्ला की कहानी लिखी, क्योंकि आधा गांव लिखते समय यह देखा कि बलभद्र नारायण और जगमी हैदर एक दूसरे से बिछुड़कर अधूरे रह गए हैं। बात फिर भी साफ नहीं हुई। हमने टोपी शुक्ला इफ़न को हिम्मत जौनपुरी बनाकर देखने की कोशिश की, किंतु वह समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान क्यों बना, और यही सबसे ज़रूरी सवाल था। ओस की बूंद में मैंने कुंवर वजीर हसन सिंह की दीवार से जिन्ना साहब की तस्वीर उतारी, तो यह दिखाई दिया कि जहाँ तस्वीर टंगी हुई थी वहाँ दीवार पर इतिहास का रंग हल्का था, एक धब्बा सा नज़र आ रहा है। मैं जानता हूँ कि कुंवर वजीर हसन सिंह की दीवार
एक दीवार नहीं, वह बहुत से लोगों का दिल भी है। अब ये कोई भी लेखक, घर टूटता है, समाज टूटता है, परिवार टूटता है, तो उससे तो विचलित होना स्वाभाविक बात है। लेकिन जब कोई देश टूटता है और देश केवल 2-4 लोगों की अपनी चीज़ों के लिए टूटता है, अपने मकसद के लिए टूटता है, और 2-4 लोग पूरी कौम को, पूरे राष्ट्र को अगर बेवकूफ़ बना करके और अपना काम सीधा करना चाहते हैं, तब कोई भी जो संजीदा आदमी होगा, जो संवेदनशील आदमी होगा, उसको तकलीफ़ होगी ही होगी। उस ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें चली, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ ज़िला है, उसके उनके छात्रों के माध्यम से उस ज़माने में 1936 के बाद, कि उसमें ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन लोगों को बताई गई कि डर समा जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ ये बात फैलाई गई कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तब मुसलमानों को हिंदू लोग यहाँ रहने नहीं देंगे, उनकी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमको एक इस्लामी कल्चर वाली, संस्कृति वाली मुझे एक ऐसा देश चाहिए जिसमें हम आराम से अपनी नमाज़ पढ़ सकें, मस्जिद बना सकें, अपने कल्चर को विकसित कर सकें। ऐसी चीज़ की ज़रूरत उन दिनों उस यूनिवर्सिटी में बताई गई, कहा गया ऐसा। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक जगह राही मासूम रज़ा ने लिखा है कि उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो एक जमींदार भी थे, तो उन्होंने ये कहा था, देश आज़ाद होने के साथ साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि ऐसा कुछ किया जाए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान में मानी जाए, पाकिस्तान में रहे, और पाकिस्तान से, यानी पूर्वी पाकिस्तान, आज जो बांग्लादेश है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 की लड़ाई में उन्होंने आज़ाद करवा दिया था, तो वो जो पाकिस्तान से जो रास्ता जाए पूर्वी पाकिस्तान को, अलीगढ़ हो करके जाए। तो आप ये समझिए कि किस कदर से उस ज़माने में एक देश के प्रति, एक पाकिस्तान देश के प्रति किस तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों की निष्ठा राही मासूम रज़ा बताते हैं कि ऐसे निष्ठावान जो कि समाज के बहुत ही उच्च वर्ग के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति इस तरह की थी। तो राही मासूम रज़ा जगह जगह दुखी होते हैं, और उन्होंने आधा गांव के माध्यम से ये कहा है कि पाकिस्तान बने या न बने, उन्होंने एक जगह आधा गांव के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये जो गंगौली के लोग हैं, या जो हमारे गांव के लोग हैं, गंगौली उनका गांव है, चूँकि उपन्यास इसलिए अच्छा बन पड़ा है कि राही मासूम रज़ा का भोगा हुआ ये दुख है। जब कोई राइटर भोगे हुए दुख का वर्णन करता है तब वह ज़्यादा तथ्यपरक होता है, ज़्यादा संवेदना को बढ़ाने वाला होता है, पाठक उससे अभिभूत होता है। उनका कहना, उन्होंने कहा है एक जगह कि इन लोगों के लिए पाकिस्तान का बनना या न बनना बेमानी था, लेकिन जमींदारी के खात्मे ने इनकी शख्सियतों की बुनियादें हिला दी। वे घरों से निकले, और जब घर ही छूट गया तो गाजीपुर और कराची में क्या फ़र्क है। यह दर्द पूरे गंगौली के जमींदारों की है। वे समझ ही नहीं पाते कि उनके दुख का कारण पाकिस्तान है। जमींदारी उन्मूलन में से हकीम साहब कहते हैं
कि एक ठो बेटा रहा वो पाकिस्तान चला गया, एक ठो जमींदारी रही ओहू को समझो कि पाकिस्तान चली गई। अरे जौन चीज़ हमारे पास न है वो हमारी नहीं है। राही यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब पाकिस्तान चली गई। हम सबको पता है कि 14 अगस्त सन 1947 को जब आधी रात को जब ये ऐलान कर दिया गया कि आज से पाकिस्तान का निर्माण हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना उसके राष्ट्रपति बनाए गए और उसी दिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों ने रातों रात यहाँ से अपना घर बार छोड़ करके जो कुछ भी हो सका ले करके और पाकिस्तान चले गए। और उसी दिन तमाम हिंदू जो पाकिस्तानी हिंदू थे वे भारत की तरफ आने का प्रयास किए। आप जानते हैं कि एक तरफ हमारा तिरंगा लहर रहा था और दूसरी तरफ समझौता एक्सप्रेस, यानी जो पाकिस्तानी कराची ट्रेन जाती थी और वहाँ से जो ट्रेन आती थी तो कहा जाता है कि उसमें जीवित आदमी नहीं आ रहे थे, इधर से लाशें जा रही थीं और उधर से भी उस ट्रेन में लाशें आ रही थीं और महात्मा गांधी उस समय बहुत विचलित थे। तो उन्होंने आज़ादी के बाद जो एक नया असंतोष हमारे देश में आया है वो असंतोष कुछ लोगों के माध्यम से आया है। जो हिंदू समझ वाली पार्टियां हैं, आरएसएस है,